Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 4, key elements of a democratic government. So student, in this chapter we'll discuss all the key elements of a democratic government. एक democratic government कैसी होती है, उसके क्या key element हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, तो जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर 3 पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा वाई वी नीड गवर्नमेंट, वाई वी रिक्वायर्ड अ गवर्नमेंट. आई होप यू ऑल हैव सीन चैप्टर 3 वीडियो. इफ नॉट टू वॉच इट. चैप्टर 3 में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था बच्चा कि क्या नीड है गवर्नमेंट की, हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए. और हम लोगों ने ये भी देखा था क्या वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं बच्चा? मोनार्की, ऑलिगैर्की, डिक्टेटरशिप. दीज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 3. We have also learned that our country has a form of government called representative democracy. स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में ही हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही दूसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम डायरेक्टली तो हर चीज़ के लिए आपस में मिलके डिसीजन नहीं ले सकते. दैट इज़ वाई वी हैव ऑप्टेड द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ democracy, where we are going to elect the representative and these representative will take decision on behalf of us. बट इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम सब किसी एक जगह पे इकट्ठा होकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं. इसीलिए हम लोगों ने, वैसे हमारी पॉपुलेशन पता है आपको कितनी है? 138 करोड़ है ना. तो इतने लोग क्या साथ में बैठ कर डिसीजन ले सकते हैं? नहीं. तो हमने कौन सा रूट चुना? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जहाँ पर हर व्यक्ति वोट डालकर क्या चुन लेगा? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगा. वो रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा लोकसभा में बैठेगा. लोकसभा में बैठेगा कहाँ बैठेगा? लोकसभा में, और हमारे लिए डिसीजंस लेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गुड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. जितनी भी फॉर्म की हैं गवर्नमेंट की, उसमें डेमोक्रेसी बेस्ट क्यों है या गुड क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे. व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट क्यों है. नाउ पहले हम लोग देख लें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है. व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? सो व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टूडेंट्स? अब्राहम लिंकन कौन थे बच्चा? ये ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बहुत ही महान प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन. उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है. कैसे डिफाइन किया है बच्चा? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. किसकी सरकार होगी बच्चा? लोगों की सरकार. बाय द पीपल. चुनने वाले कौन होंगे? लोग होंगे. फॉर द पीपल. किसके लिए काम करेगी? लोगों के लिए काम करेगी. तो यूएसए की ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कैसे डिफाइन किया है डेमोक्रेसी को? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. मीन्स इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड विल वर्क फॉर पीपल ओनली. लोग इसको चुनेंगे और ये फिर किसके लिए काम करेगी? लोगों के लिए काम करेगी. ठीक कोई बात? दिस इज वॉट एक्चुअली हैपन्स इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यही होता है बच्चा एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में. जो एडल्ट सिटीजन होते हैं हमारे इंडिया में, ये एज है 18 ईयर्स. क्या एज है बच्चा? 18 ईयर. पर पहले ये 21 ईयर हुआ करती थी. कितनी हुआ करती थी? 21 ईयर. पर अब ये कितनी है? 18 ईयर. क्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये 21 ईयर किस ईयर तक होती थी? ठीक है. जब शुरुआत में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, फिर हमने इलेक्शंस करवाए, तो हमने वोटिंग एज क्या रखी थी? 21. तो स्टूडेंट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये एज किस ईयर तक 21 ही थी इंडिया में, और कब ये 18 ईयर में कन्वर्ट हुई. ठीक है. सो स्टूडेंट, जितने भी एडल्ट होते हैं वो गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं फ्रॉम एमंग देमसेल्फ. अपने ही लोगों में से कुछ लोग जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं उसमें से हम किसी ना किसी को चूज कर लेते हैं. सो देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. इसीलिए इसको बोला जाता है ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. अगेन द चूजन मेंबर टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. और ये जो चुने हुए लोग हैं जिनको हमने चूज किया है, दे विल टेक डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. And if they are not going to do the benefit of the people, will change them. अगर एक बार हमारी चुनी हुई सरकार हमारे लिए अच्छे डिसीजंस नहीं लेगी बच्चा, तो हम जो 5 ईयर के बाद नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं उसमें इस गवर्नमेंट को कभी चूज नहीं करेंगे. अगेन द चूजन मेंबर टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ
और फॉर द बेनिफिट ऑफ, वो हमारे लिए ही डिसीजन लेते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज गवर्नमेंट फॉर द पीपल, और इसीलिए इसको बोलते हैं लोगों की सरकार या लोगों के लिए सरकार, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब हुआ बच्चा लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, हम लोगों ने चुना है और वो काम किसके लिए करेगी, हमारे लिए ही करेगी, वो डिसीजन हमारे लिए लेगी, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार है, ठीक है। चले आगे। सो स्टूडेंट, दिस इज गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ठीक है। चलें आगे। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चा, अब इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो पहला फीचर है पार्टिसिपेशन। क्या है पार्टिसिपेशन? किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टूडेंट, डेमोक्रेसी का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है प्रजातंत्र। क्या होता है? प्रजातंत्र। प्रजा मतलब होते हैं लोग, जनरल पब्लिक, है ना। चलो, द पीपल पार्टिसिपेट इन मेकिंग द लॉज एंड दैट अफेक्ट देम। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है बच्चा, वहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है लॉ मेकिंग में। वो सारे लॉज जो उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, उनके बनने में किसका किसका पार्टिसिपेशन होता है? लोगों का। दे डू दिस यूजली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हम सब तो लोकसभा में जाके बैठ नहीं जाएंगे ना बेटा, तो हमारे भी यहाँ पे ये काम कौन करते हैं? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को हमने हमारे एरिया से इलेक्ट किया होगा, वो हमारे बिहाफ पे वहाँ पर बातें रखेगा। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और इंडिया में ये टाइम है 5 ईयर। एक फिक्स पीरियड के लिए ही सरकार चुनी जाती है, और इंडिया में ये टाइम है 5 ईयर। वंस इलेक्टेड, अगर एक बार सरकार इलेक्ट हो गई, द गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे 5 साल के लिए वो रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे 5 साल के लिए, अगर बीच में हमें लगता है कि नहीं भैया ये सरकार तो बिल्कुल ही हमने गलत चुनी है, तो वो हट भी सकती है। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन। 5 ईयर के लिए हमने गवर्नमेंट चुनी, अगर वो अच्छी गवर्नमेंट थी, पूरा 5 ईयर उसने कंप्लीट किया, 5 ईयर कंप्लीट होते ही फिर से इलेक्शंस होंगे। इफ द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, अगर जो गवर्नमेंट जो सरकार अभी है वो अच्छा काम कर रही होगी, और अगर बहुत अच्छा काम करेगी, लोग उससे सेटिस्फाई होंगे, तो लोग दोबारा से उसे ही चुन लेंगे, ठीक है, उसे ही री इलेक्ट कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। फिर 2019 में फिर से इलेक्शन हुए, तो हमने री इलेक्ट किया। क्या किया बच्चा? री इलेक्ट किया। किसको री इलेक्ट कर लिया? मोदी को। किस पार्टी को ही वापस से री इलेक्ट किया? बीजेपी को। तो आई बात समझ में, हमने 14 से 19 तक देखा कि हाँ भैया मोदी ने ठीक ठाक काम किया है, तो हमने उसे 19 में वापस से री इलेक्ट कर लिया। तो अब जो गवर्नमेंट है वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, मतलब जो पार्टी है उसका नाम है बीजेपी, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगेन नरेंद्र मोदी हैं। पर अगर इसका अपोजिट हो जाए कि हम भैया अगर उनसे सेटिस्फाई नहीं होते, तो क्या 19 में हम उनकी गवर्नमेंट बनाते? बिल्कुल नहीं। इफ नॉट दे मे इलेक्ट अनदर गवर्नमेंट, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो भैया दूसरी गवर्नमेंट बना लो, कांग्रेस को चुन लो, आपको चुन लो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुत सारे ऑप्शन है हमारी कंट्री में। तो दिस गिव्स द पीपल द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट। हमारे पास पावर है भाई, हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें सेटिस्फाई ना करे, तो अगर गवर्नमेंट प्रॉपर वर्किंग ना करे, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वी कैन चेंज इट, हम उसको बदल सकते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। सरकार की क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। क्या करना बच्चा? आलोचना। और अगर आलोचना का मीनिंग समझना, तो बुराई करना कि भाई ये आपने गलत किया, ये गलत किया है, आप ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पीपल हैं वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़, वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, फिल्म। सब हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बन रही हैं जो पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो आप मूवीज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, आजकल यूट्यूब और एक नया मीडियम मिल गया है, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, फेसबुक, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनके थ्रू आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो, ठीक है।
आप अपने व्यूज़ को भी एक्सप्रेस, सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए आप ये सारे मीडियाज़ को यूज़ नहीं करोगे, आप अपने व्यूज़ को भी रख सकते हो टेलीविजन के थ्रू, फिल्म के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। लेकिन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, और आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, जैसे रैलीज निकाल सकते हो, सिग्नेचर कैंपेनिंग कर सकते हो, और स्ट्राइक भी कर सकते हो। प्रोटेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम सब रैली निकाल लें, कैंडल मार्च निकाल लें, सिग्नेचर कैंपेनिंग कर लें, या तो स्ट्राइक में बैठ जाएं। दीज आर द फॉलोइंग वे टू डू प्रोटेस्ट। तो फर्स्ट फीचर था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जो हमने कंप्लीट किया। अब हम सेकंड फीचर पढ़ेंगे, जो है फ्रीडम। सेकंड फीचर क्या है बच्चा? फ्रीडम। ठीक है, ये बिल्कुल कहा जाता है स्टूडेंट कि डेमोक्रेसी बिना फ्रीडम के हो ही नहीं सकती। डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंस बिना फ्रीडम के है ही नहीं। इट इज़ ऑफन सेड दैट देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम। Freedom here means freedom of speech and expression. You can freely express yourself. You can have freedom of speech. आप लोग आप जो भी अपनी बात है उसको फ्रीली रख पाएंगे, अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाएंगे जब आप कहाँ रहेंगे, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने रिलीजन को, अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे मेरे रिलीजन से कोई और रिलीजन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अपनी चॉइस के किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हूँ। ठीक है, मैं किसी भी जॉब को कर सकती हूँ, मैं अपने रिलीजियस फेस्टिवल को अपने तरीके से सेलिब्रेट कर सकती हूँ। मुझे कौन सा प्रोफेशन लेना है, कौन सी जॉब करना है, वो मैं फ्रीली डिसाइड कर सकती हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेटा, डेमोक्रेसी does not exist without freedom. Freedom is the basic thing that we have in a democracy. फ्रीडम का मतलब यहाँ पर है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इवन फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ वन चॉइस, हमारी चॉइस के रिलीजन को प्रैक्टिस करना, फ्रीडम टू डू एनी जॉब, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, so student, these all above mentioned freedom you can practice only in democratic country. सिर्फ democratic country में ही आपको ये सारी freedom मिलेगी, provided it is done without breaking any law or harming others. बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी freedom के चक्कर में किसी law को तो break नहीं कर रहे, किसी और दूसरे व्यक्ति को तो हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, या तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहे हो जिससे किसी और को प्रॉब्लम होने लग जाए। तो बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी लॉ को ब्रेक नहीं करना है, किसी दूसरे को हार्म नहीं करना है, बाकी आपको हर बात की फ्रीडम मिली हुई है। सो स्टूडेंट, हमने 2 फीचर्स कंप्लीट कर लिए। पहला फीचर था पार्टिसिपेशन, और दूसरा फीचर जो अभी हमने कंप्लीट किया वो था फ्रीडम। अब हम थर्ड पे आ जाएं। थर्ड है इक्वालिटी एंड जस्टिस। स्टूडेंट, हर डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वहाँ के लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं बिफोर द लॉ। भले प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, हाउसमेड हो, या कोई वेल टू डू फार्मर हो, या कोई लैंडलेस फार्मर हो, वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। नियम कानून सबके लिए एक ही होते हैं। Therefore, the laws are not different for different people. There is no column like if you are a rich, your punishment is this. If you are a poor, your punishment is this. Fixed penalty, fixed laws are there for specific crime. ठीक है बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज नहीं बने हैं। लॉज बन गया है और उस एक लॉ को सबके ऊपर इक्वली इम्पोज किया जाएगा। एवरीबडी एंजॉय इक्वल स्टेटस, हर व्यक्ति इक्वल स्टेटस एंजॉय कर सकता है, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू स्टडी, ऑन आ लिविंग एंड सो ऑन। आप सबको हमने पढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी है। आप अपने जो अर्निंग है, लाइवलीहुड है, उसको भी अपने मीन्स से अर्न कर सकते हो। इक्वल स्टेटस है, ठीक है। और भाई स्टडी की अपॉर्चुनिटी को तो मतलब क्लास 8 तक 0 to 14 ईयर, तो आप लोगों की 0 to 14 क्या 5 to 14 तक, मतलब जो आपका प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बच्चा, फ्री। आपके एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री कर दिया है सरकार ने। और क्या चाहिए बच्चा आपको, तो पढ़ने की आज़ादी है आपको, आप अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हो, इक्वल स्टेटस एंजॉय कर रहे हो। जब भी किसी बैंक या किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकलता है तो हम सब उसको फिल कर सकते हैं। मीन्स इक्वालिटी इज देयर इन आवर सोसाइटी और इन एनी ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी में बच्चा
एवरीबडी हैज़ अ राइट टू गेट जस्टिस, सबको पूरा अधिकार है कि वो जस्टिस ले, उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। अगर किसी पर्सन को कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है किसी भी रीज़न से, तो ही और शी कैन सीक जस्टिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। भाई अगर आपको लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, किसी भी पर्सन को स्यू कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं। ठीक कोई बात? अगर आपको लगता है कि भाई ये जो हो रहा है ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है और ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये गलत है, तो यू जस्ट गो टू कोर्ट। सो स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बात समझ लें कि जस्टिस तभी प्रॉपर हो पाएगा जब इक्वालिटी हो सोसाइटी में। किन टर्म्स को लेके? वेल्थ और सोशल स्टेटस को। सोशली हम सब इक्वल हों, वेल्थ सबके पास बराबर हो, तभी तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर जस्टिस हो पाएगा। तो आप लोगों ने लास्ट मतलब जो चैप्टर 3 हमने पढ़ा उसमें देखा था ना कि कुछ लोगों को फेयर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ना ही तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, ना ही तो सोशल इक्वालिटी मिल पा रही है। वो इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ भी वो लोग देख रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे लोगों को जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं है, जिनको सोशल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम है या जो सोसाइटी में उन्हें इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने कुछ स्पेशल बेनिफिट्स रख रखे हैं। The government maintain a list of caste and tribe that need to be given special benefit। हमारी सरकार ने प्रॉपर कमिटीज़ को अपॉइंट करके डिसीजंस लिए हैं, लिस्ट बनाई है वो कास्ट की, वो ट्राइब्स की, जिन्हें बेटा बैडली नीड है स्पेशल बेनिफिट्स की। अगर उन्हें हमें सोशली इकोनॉमिकली उनके स्टेटस को इम्प्रूव करना है, हमारी कंट्री का प्रॉपर डेवलपमेंट कराना है, तो वी बैडली रिक्वायर्ड टू गिव देम सम कंसेशन, सम अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे कैन अपलिफ्ट देमसेल्फ। क्योंकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट 2 4 5 लोगों से नहीं होगा बच्चा। जब तक हम पूरी कंट्री को डेवलप नहीं करेंगे, डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है। सो फॉर इम्प्रूविंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ कास्ट को, कुछ ट्राइब को स्पेशल बेनिफिट्स देने की बात की है, उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाई है। These caste and tribes are called scheduled caste and scheduled tribe। इन्हें क्या कहा जाता है? इन कास्ट को बोला जाता है बेटा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ जॉब्स, गवर्नमेंट ऑफिस में, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स इन लोगों के लिए रिजर्व कर रखी है। ठीक है, एजुकेशनल अच्छी पढ़ाई के लिए इन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की हैं कि जहाँ पर यही लोग पढ़ पाएंगे। कुछ जॉब्स में भी हमने इनको रिजर्वेशन दिया है। समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव स्पेशल बेनिफिट्स टू वुमेन एंड गर्ल्स। और हमारी सरकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को तो बेनिफिट दे ही रही है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी बेनिफिट दे रही है। और कई बार हमारी गवर्नमेंट विमेन और गर्ल्स के लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाती हैं, क्योंकि विमेन एंड गर्ल ने भी बच्चा बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है सोसाइटी में। और आज तक भी हम देखें इंटीरियर एरियाज़ में तो विमेन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। सो स्टूडेंट, हमने फीचर्स देखे, कौन कौन से फीचर्स देखे? फ्रीडम देखा, इक्वालिटी एंड जस्टिस देखा, पार्टिसिपेशन देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो मतभेद होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रिजॉल्व कैसे करना है। चलो, गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, जो वेरियस ग्रुप्स के बीच में आ जाते हैं विद इन अ नेशन। एक कंट्री में बहुत सारे रिलीजियस लैंग्वेज में के ग्रुप्स हैं बच्चा, और उनके बीच में कई बार हम लोग देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, कुछ मतभेद आ जाते हैं, वो लड़ाई करने लग जाते हैं। तो उसको भी रिजॉल्व कौन करेगी? हमारी गवर्नमेंट। अब कॉन्फ्लिक्ट कब आते हैं बच्चा? कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रांगली डिसएग्री विथ ईच अदर। जब बेटा डिफरेंट रिलीजन का मतलब होता है धर्म, रीजन का मतलब होता है कोई खास जगह या प्लेस। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर धर्म के एक पर्टिकुलर जगह से आने वाले लोग, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, रिच और पुअर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब स्ट्रांगली ये डिसएग्री कर जाएं दूसरे से, एक धर्म के लोग कोई बात करें, दूसरे धर्म की कोई और बात करें, एक रीजन एक जगह से आया वाला व्यक्ति कोई बात कर रहा है, दूसरी जगह से कोई व्यक्ति बात कर रहा है, रिच कोई और बात, पुअर कोई और बात कर रहा है, और बातों ही बातों में जब ये स्ट्रांगली डिसएग्री हो जाएं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं बच्चा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और कई बार ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। ठीक है, लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो बेटा ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है, और गवर्नमेंट हर वो स्टेप लेती है जिससे कि वो कॉन्फ्लिक्ट को वायलेंट ना होने दे, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिंसा को ना आने दे।
Whenever there is large gathering of people of different groups, policemen watch over the crowd. कहीं पर भी जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप के लोग गैदर हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ पर हमेशा वॉच के लिए होते हैं बच्चा पुलिसमैन। उस क्राउड, उस जितने भी झुंड है या जो लोगों का ग्रुप है, उस गैदरिंग के ऊपर नज़र होती है किसकी? पुलिस की। You must have noticed a large number of policemen around whenever you have watched a religious procession. जब भी कोई religious procession निकलता है, धार्मिक रैली निकलती है, तो उसके आसपास आप लोगों ने भी पुलिसमैन को देखा होगा। जब भी इलेक्शन रैली निकलती है और इवन अ फुटबॉल मैच होता है जब टू पॉपुलर टीम का, तब भी आपस में कौन होती है? पुलिस होती है। आसपास में कौन होती है? पुलिस होती है। इन इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बच्चा, तो कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे वो लॉज के अकॉर्डिंग ही रिजॉल्व किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे, विच अप्लाई टू ऑल ग्रुप्स इक्वली। जो हिंदुओं पे भी, मुस्लिम पे भी, रिच पे भी, पुअर पे भी, जितने भी ग्रुप्स हैं सब पे इक्वली फॉलो होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि दो रिलीजियन या दो लोग ही आपस में लड़ते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स के बीच में भी आ जाता है। और बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट कब आता है बच्चा? रिवर्स को लेके, रोड्स को लेके, बाउंड्रीज को लेके, है ना, लैंग्वेजेस को लेके। तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट स्टेट को लेके भी आ जाता है। और बेसिकली किसको लेके आता है बच्चा? रिवर वाटर को लेके आता है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप लेगी इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। शायद तुम लोगों को याद हो, कुछ ओकेजन पे हम लोग देखते हैं जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटका डिसएग्रीड थे ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर कावेरी। कावेरी रिवर का वाटर तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों शेयर करते थे, पर दोनों ही इस वाटर को शेयर करने के लिए रेडी नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने स्टेप ली और श्योर कराया दोनों स्टेट्स को कि भैया तुम्हें पानी का फेयर शेयर मिलेगा, जितना पानी जिस स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी उतना हम पानी आपको दे देंगे। द प्रॉब्लम arose बिकॉज तमिलनाडु लाइंग लोअर डाउन इन द रिवर कोर्स, तमिलनाडु लोअर कोर्स में है, एंड कुड नॉट गेट वाटर अनलेस कर्नाटका लाइंग अप स्ट्रीम रिलीज वाटर इनटू द डैम। जब तक कर्नाटका पानी रिलीज नहीं करेगा, जब तक तमिलनाडु को पानी नहीं मिल पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? हमारी गवर्नमेंट ने, और बिल्कुल इंश्योर कराया कि दोनों ही स्टेट को फेयर शेयर मिलेगा। नाउ डेमोक्रेसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो प्रीएम्बल है बच्चा, जिसको हम इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोलते हैं, और द इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज प्रीएम्बल? द इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। हर कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? प्रीएम्बल। तो जो प्रीएम्बल है उससे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत की थी हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। फिर सारी कंट्रीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल से स्टार्ट करने लग गई। चलो, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री विथ एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर जो हमारी कंट्री, हमारे स्टेट का जो हेड है वो इलेक्टेड है। हमारे स्टेट के हेड को हम बोलते हैं बच्चा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते। प्राइम मिनिस्टर कौन, किसका हेड है? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के हेड को हम बोलते हैं पीएम, और हमारी कंट्री, हमारे स्टेट के हेड को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। प्रीएम्बल ऑल्सो स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू गिव ऑल सिटीजन। प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारे लोगों को क्या देना चाहता है? तो क्या देना चाहता है बच्चा? जस्टिस, इंक्लूडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हमारे लोगों को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एम है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब की फ्रीडम मिली, लिबर्टी मिली, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है। और ये हमारी सरकार की ड्यूटी है कि वो इन सबको इंश्योर कराए। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट। तो ये रहा बच्चा हमारा प्रीएम्बल। तो आप लोगों की ड्यूटी है कि आप इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ें कि क्या लिखा है आखिर हमारे प्रीएम्बल में। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।